भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, वो सागर जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, वो सागर जिसकी सीमाएं अनेकों देशों से लगती हैं, लगभग 21 देशों से लगती हैं, वो सागर जो इजराइल को भी एक तट देता है समुद्र का, तो गाजा पट्टी को भी। इस सब के बीच हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की कूटनीति इस समय किस तरह की है, क्यों युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने की आशंकाएं। 28 दिन बीत चुके, लेकिन हमास से भीषण जंग जारी है। हिजबुल्लाह की भी अब खुली जंग की पूरी तैयारी है। हिजबुल्लाह के साथ वैगनर ग्रुप की हथियारों की नई डील लड़ाई सीमित रखने की कोशिशों पर भारी है। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दाग कर ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल से लड़ने की उनकी बारी। जिस बात की आशंकाएं जताई जा रही है, इजराइल हमास जंग उसी ओर मुड़ती जा रही है। जंग के दायरे में अब एक एक करके कई देशों की नीतियां, कूटनीतियां, रणनीतियां बनती जा रही हैं। पहले हमास हिजबुल्लाह के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लीडर मिले और एकजुटता के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, और अब यमन और रूस की बढ़ती भूमिका जंग की आग को और धधका सकती है। जंग के मैदान की कुछ तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये अब सिर्फ युद्ध नहीं बचा, बल्कि महायुद्ध की शक्ल ले चुका है। हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच। फिर इसमें शामिल हुआ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल पर रॉकेट दागने लगा। इसके ठीक बाद ईरान इस जंग में इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ है। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में भी पाकिस्तान, तुर्की, इराक, यमन और सीरिया जैसे देश आए। समर्थन और विरोध इस युद्ध का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू हुआ कार्रवाई का। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताने के लिए 2 विमान वाहक युद्धपोत भूमध्य सागर में उतार दिए। रूस ने भूमध्य सागर में अमेरिका की मौजूदगी के बाद किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ रूसी विमानों को काला सागर पर गश्त लगाने के लिए तैनात कर दिया। काला सागर भूमध्य सागर से सिर्फ 1700 किलोमीटर दूर है। अब 2 महाशक्तियां आमने सामने हैं। ईरान ने इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गाजा में इजराइल की सेना के घुसने पर खुद जंग में उतरने का ऐलान किया। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका और रूस की अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन जिस तरह पहले रूस ने खुद को परमाणु परीक्षण संधि से अलग किया, वो चिंताजनक है, क्योंकि इसके बाद रूस परमाणु परीक्षण करने के लिए किसी बंधन में नहीं रहेगा और वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच रूस का यह कदम अमेरिका पर दबाव बनाने की एक कोशिश माना जा रहा है। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक ट्रीटी थी जो कि साइन की गई थी जो भी न्यूक्लियर और मिसाइल पावर्स थी उस समय रशिया ने तो साइन कर दिया था इसको, लेकिन अमेरिका ने साइन नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर डाला जा रहा है रशिया की तरफ। अगर वो अपने वेपन्स यानी कि मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग वापस शुरू कर देते हैं, तो ये वापस एक न्यूक्लियर रेस और मिसाइल रेस शुरू हो जाएगी। तमाम देशों की कूटनीति और अपनी अपनी रणनीति के बाद जो तीसरा चरण है, अब वो महायुद्ध के पैनिक बटन को दबाता दिख रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने ईरान और इराक का इजराइल के खिलाफ लड़ाई में खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा किया। अमेरिका को दोषी ठहराया, हमास के हमले को जायज ठहराया, यानी लेबनान, हमास, ईरान, इराक की भूमिकाओं को सीधे तौर पर इस युद्ध से जोड़ दिया। अब मैदान में हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, यमन का विद्रोही शिया संगठन हूती भी है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी है। अब समझना यह है कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों ईरान समर्थित और पोषित संगठन हैं, यानी ईरान अपनी बाजी चल रहा है। हिजबुल्लाह और हूती अधिक सक्रिय हुए तो अमेरिका ईरान पर और कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका का दखल बढ़ा तो रूस और दूसरे इस्लामिक देश अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। इजराइल की सेना पूरी ताकत से गाजा पट्टी में कार्रवाई कर रही है। हमास के कमांडर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं।
हमास के ठिकाने नष्ट हो रहे हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई इस्लामिक देश सब्र खत्म होने का संकेत दे रहे हैं और इजराइल के खिलाफ उतरने की धमकियां भी दे रहे हैं। स्पष्ट है, कोई एक चिंगारी अब किसी भी वक्त पूरी दुनिया को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर सकती है। इजराइल के सामने एक तरह से इस समय ट्रिपल एच है। एक तरफ हमास है, एक तरफ हिजबुल्लाह है, एक तरफ हूती रेबल्स भी हैं। हम एक एक कर इन सब के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो हूती रेबल्स हैं उन्हें इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। इजराइल आतंकी संगठन हमास से लड़ रहा है। इजराइल लेबनान में पल रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी निपट रहा है और अब इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हूती। ट्रिपल एच की तिकड़ी से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। तारीखें बदल रही हैं, लेकिन तबाही की तस्वीरें नहीं बदल रही। 7 अक्टूबर से युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब इजराइल के सामने सिर्फ हमास था। अब 1 महीने का वक्त पूरा होने वाला है और अब इस लड़ाई में कई मोर्चे खुल गए हैं। हूती ने इजराइल पर हमला करके खुद ये दावा किया है कि वो हमास के साथ खड़ा है। एक दो नहीं, 1600 किलोमीटर की दूरी से यह हमला किया गया, लेकिन आयरन डोम ने हवा में ही इसे रोक दिया। हूती विद्रोहियों की ओर से फायर ये मिसाइल सऊदी अरब और जॉर्डन के इलाके को पार करके इजराइल पहुंची। अब सवाल है कि हूती विद्रोहियों को ये ताकत कहां से मिली? हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत कौन दे रहा है? कौन मदद कर रहा है? कहां से पैसे मिल रहे हैं? इन सारे सवालों को समझने के लिए यमन को समझना होगा। यमन एक ओर ओमान से घिरा है, जबकि दूसरी ओर सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है। अमेरिका और सऊदी अरब यमन की सरकार के साथ हैं और ईरान यमन के विद्रोहियों को सपोर्ट करता है। यमन के विद्रोही भी शिया मुसलमान हैं और ईरान भी शिया बहुसंख्यक देश है। ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार से लेकर पैसा तक मुहैया कराता है। यमन में हूती विद्रोहियों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि यमन में 70% इलाकों पर अपना दावा करता है। हर साल मिलिट्री परेड होती है। इस मिलिट्री परेड को देखकर ही आप हूती विद्रोहियों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। परेड में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, रॉकेट है, मिसाइल है, आधुनिक राडार है, ड्रोन सिस्टम है, अपग्रेडेड हथियार हैं, वायुसेना, थल सेना और नेवी की तरह अलग अलग ग्रुप हैं। इन सारे अधिकारियों के पास रैंक है, वर्दी है। मतलब वो सब कुछ है इस परेड में, जिसके बल पर हूती विद्रोही इजराइल को टक्कर देने को तैयार है। हूती विद्रोहियों का संदेश साफ है, अल्लाह सबसे ऊपर है, अमेरिका और इजराइल की मौत चाहिए, यहूदियों का अंत हो, इस्लाम की जीत हो। यमन के हूती विद्रोही कभी फिलिस्तीन का झंडा सामने लगाकर मिसाइलें लॉन्च करते हैं, कभी इजराइल और अमेरिका पर हमले की घोषणा करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हैं। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स यमन के हूती विद्रोहियों ने अब तक इजराइल को निशाना बनाकर दागे हैं। 2 दिन पहले ही मिसाइल अटैक करने के बाद हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि वो इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में इस जंग में सीधी भागीदारी कर रहे हैं। 80 के दशक में अल दीन अल हूती ने यमन में संगठन की स्थापना की। अल दीन अल हूती के समर्थक सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क तैयार करने लग गए, लेकिन धीरे धीरे यमन के शासन के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। यमन की सरकार को आज अमेरिका का समर्थन है, इसलिए हूती विद्रोहियों का अमेरिका दुश्मन नंबर 1 है। सऊदी अरब से यमन सरकार को फंड मिलता है, इसलिए पिछले 10 सालों में दोनों के बीच घमासान चल रहा है। हूती विद्रोहियों का मानना है यहूदी मुसलमानों पर दशकों से अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हूती विद्रोही यहूदियों का अंत चाहते हैं। हूती विद्रोहियों के पास करीब 2 लाख की सेना है, जो सीधे जंग में उतरे तो इजराइल के लिए चुनौती हो सकते हैं। हूती विद्रोहियों के पास वो ड्रोन तकनीक है जो ईरान और रूस इस्तेमाल करते हैं।
हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलें हैं। हूती विद्रोही यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी पर कई बार मिसाइल से हमला कर चुके हैं। यमन के हमले में इजराइल को भले नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह यमन ने खुलेआम युद्ध में शामिल होने की घोषणा की है, उसे अमेरिका भी मामूली घटना नहीं मानती। अमेरिका की चिंता इसलिए भी वाजिब दिखती है क्योंकि हमास की ओर से इजराइल पर किए गए बर्बर हमले के बाद मध्य पूर्व में लेबनान से लेकर सीरिया तक और इराक से लेकर यमन तक कई इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने खुलेआम हमास का समर्थन किया है। ऐसी सूरत में इजराइल के लिए खतरा बड़ा हो गया है।